गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री राम। कैसे हैं सब लोग। आज है 26 मार्च 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं 26 मार्च 2026 का करंट अफेयर। दिमाग को खोलकर, है ना, नोट्स बनाकर क्लास को लेना है ना, नोट्स बनाकर लेना है बेटा। ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, एग्जाम देना, क्लास लो, एग्जाम देना, समझ आ जाएगा कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चिल्ड 2026 कब मनाया गया, ठीक है। कौन सा बेटा, इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चिल्ड 2026 कब मनाया गया या कब मनाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं बेटा, अजन्मे, क्या बोलते हैं, अजन्मे बच्चे का अंतरराष्ट्रीय दिवस। क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय दिवस, ठीक है। अजन्मे बच्चे का अंतरराष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया, ये मनाया गया 25 मार्च को, है ना। अजन्मे मतलब जानते हो, जो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है ना, वो अजन्मा होता है, मतलब जन्म लेने के बाद तो जन्म हो जाता है ना। अजन्मा बच्चा जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है उसका दिवस भी मनाया जाता है 25 मार्च को। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चिल्ड या अजन्मे बच्चे का अंतरराष्ट्रीय दिवस। क्यों मनाया जाता है, उद्देश्य क्या है ना। जब बच्चा बेटा माँ के पेट में आता है, भूण में रहता है बच्चा, पेट माँ के पेट में रहता है, माँ के पेट में रहता है ना, उसकी भी बेटा क्या है, गरिमा है, क्या है, गरिमा है ना, सम्मान है, क्या है। तो उनके गरिमा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए जो है आपका ये दिवस मनाया जाता है। क्लियरली बोल दूं मैं आपको, जब बच्चा माँ के पेट में आ जाता है तब से ही वो उसको गरिमा और सम्मान से जीने का अधिकार होता है। क्लियर है, ये समझ लेना आप। जन्म लेने के बाद नहीं, माँ के पेट से ही व्यक्ति जो है ना आपका, उसको गरिमा और सम्मान से जीने का अधिकार हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले इस दिवस को किस देश ने अपनाया था बेटा, है ना। इस दिवस को अपनाने वाला विश्व का पहला देश की बात करेंगे तो वो बेटा कौन सा है, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर देश कौन सा बेटा, अल सल्वाडोर, है ना। इस देश ने सबसे पहले अपनाया था 1993 में, ठीक है ना। 1993 में इसको सबसे पहले अपनाया था अल सल्वाडोर ने। और इसकी शुरुआत किसने की थी, है ना, शुरुआत किसने की थी बेटा, तो पॉप जॉन पॉल द्वितीय ने की थी। पॉप जॉन पॉल द्वितीय ने इसकी शुरुआत की थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चिल्ड 2026 मनाया गया 25 मार्च को, और इसकी शुरुआत की थी पॉप जॉन पॉल द्वितीय ने। इसको सबसे पहले अपनाया था 1993 में अल सल्वाडोर ने अपनाया था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया, ठीक है ना। कौन सा देश, सबसे पहले तो आपको देखना है बेटा यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, सिविल कोड बिल 2026, है ना। यूसीसी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026। इसको बोलते हैं बेटा समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता विधेयक 2026। क्या बोलते हैं बेटा, 2026। हिंदी में बोलेंगे तो समान सिविल संहिता विधेयक 2026 और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल है आपका है वो 2026। क्लियर है। ये आपका जो है पारित करने वाला जो है आपका गुजरात दूसरा राज्य बना बेटा, ध्यान रखना। गुजरात राज्य जो है वो दूसरा राज्य बना। पहला राज्य कौन सा बेटा, वो है उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड जो है आपका, उत्तराखंड राज्य जो है वो 2024 में ये विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य था।
उत्तराखंड। ध्यान रखना बेटा, यूसीसी विधेयक जो है आपका सबसे पहले किस राज्य ने पारित किया था, तो उत्तराखंड ने किया था 2024 में। और अभी हाल ही में यूसीसी विधेयक जो है आपका वो गुजरात ने भी कर दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, है ना, उन्होंने अभी हाल ही में ये बिल जो है ना आपको पारित करवाया है और इसके हिसाब से देश का दूसरा राज्य बन गया है गुजरात, जो यूसीसी बिल को पारित कर चुका है ना। आपने संविधान की मेरी क्लास पढ़ी होगी बेटा, यूट्यूब पर भी अपलोड है ना। उसमें मैंने बताया था संविधान के अनुच्छेद 44 के बारे में, है ना। उसमें बताया था इसमें क्या है बेटा, सभी के लिए एक समान सिविल संहिता होगी। क्या लिखा है उसमें, सभी के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान क्या होगी बेटा, एक समान सिविल संहिता होगी, है ना, सिविल संहिता होगी। इसका मतलब होता है बेटा, देश के हर नागरिकों के लिए जो सिविल वाले मामले होते हैं उनके लिए एक समान कानून बनेंगे, है ना। उसमें जात पात धर्म जो है ना, या मेल फीमेल ये सब नहीं देखा जाएगा। यदि सिविल कोई मामला है ना, जो सिर्फ किसी की, है ना, क्रिमिनल वाला केस ना हो, सिविल वाला हो, जैसे कि तलाक हो गया, विवाह हो गया, है ना, लिव इन रिलेशनशिप हो गया आपका, जो आजकल बच्चे लोग रहने लगे ना, मेरा शादी के साथ में रहने लगे आजकल, उसे बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप, है ना, वो हो गया आपका, है ना। इसके बाद अननेसेसरी जो मतलब है आपकी, कोई उत्तराधिकारी हो गया, प्रॉपर्टी वाला विवाद हो गया, घर फैमिली वाला, वो सब क्या आते हैं, सिविल मामले में आते हैं। तो सरकार जो है ना आपका, जो आपकी है ना नीति निर्देशक तत्व, क्या है, नीति निर्देशक तत्व, है ना। नीति निर्देशक बेटा जो है आपके, वो आपके क्या है, कानूनी नहीं है, मतलब जिनको है सरकार को जोर नहीं दे सकता कि आप उनको लागू ही करो। ये सरकार के कर्तव्य हैं। सरकार जो है ना समय समय पर अपने अकॉर्डिंग वो यूज कर देता है ना। इनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना, मतलब आप किसी पर केस नहीं कर सकते कि आपको करना ही पड़ेगा। कर्तव्य मतलब होता है आपके कर्तव्य है, आपको करना है या नहीं करना है ना। क्लियर है। तो हमारे जो आपकी नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं मौलिक अधिकार में, उसके अनुच्छेद 44 में सभी के लिए एक समान सिविल संहिता होगी, यह अनुच्छेद है। और इसी का उपयोग करते हुए, है ना, इन राज्यों ने बेटा समान सिविल संहिता विधेयक पारित किया है ना। इसके अकॉर्डिंग राज्य में क्या होगा बेटा, जो विवाह वाले मामले होते हैं, विवाह हो गया, तलाक हो गया, उत्तराधिकारी हो गया, जमीन वाला विवाद होता है ना बेटा, उत्तराधिकारी हो गया आपका, या आपका होता है ना कि लिव इन रिलेशनशिप, है ना, बोलने में नहीं आता मुझे, लिव इन रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप, है ना, उस मामले में जो है ना आपके सिविल वाले मामले हैं पूरे, है ना। मैं क्या है बेटा, एक समान कानून बनेगा। क्या, एक समान कानून बनेगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी धर्मों को एक जो है ना आपको एक पटरी पे लाने के लिए काम किया है ना। अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाए हैं, है ना, उनको सबको एक साथ लाने के लिए काम ये किया है गुजरात सरकार ने। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बेटा आपको ध्यान रखना है, एसटी, है ना, एसटी जो आपका समुदाय है, एसटी के जितनी भी जातियां हैं, एसटी में बहुत सारी जातियां आती है ना, भील आती है ना, भारिया आती है, शहरी आते हैं, ये जातियां अलग अलग उसके अंदर, है ना। तो एसटी के अंतर्गत जो आने वाली जातियां हैं उनके लिए, है ना, या हम बोल सकते हैं एसटी समूह के लिए ये लागू नहीं है, ध्यान रखना। एसटी के लिए इन्होंने क्या कर दी, छूट दे दी है, एसटी वालों के लिए लागू नहीं है ना। क्लियर है, एसटी वालों के लिए लागू नहीं रहेगा, एसटी की छूट है। एसटी के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी संविधान के अनुसूची जो आपकी है ना, उसमें 4 और जो सॉरी 5 और 6 अलग से बनाई है, उन्हीं के अनुसार चलेगा, है ना। इसमें एक सवाल और आ गया बेटा, ध्यान रखना, जो एक समान सिविल संहिता के अंतर्गत एक व्यक्ति की 2 बीवियां नहीं है ना, होती है ना, वो नहीं होंगी। अब एक व्यक्ति एक ही बीवी होगी, सीधी बात है ना। ये मामला अच्छा है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाल ही में केवी रमना मूर्ति को किस संगठन के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? अभी हाल ही में बेटा, अभी हाल ही में केवी रमना मूर्ति, रमना या रमना मूर्ति को, है ना, किस संगठन के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में क्या करिए बेटा, नियुक्त किया है, ये आपको समझना है ना। तो इसका आंसर है बेटा सेबी, है ना, सेबी के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया है केवी रमना को। ये आपको नाम याद रखना है बेटा, केवी रमना को, है ना, किसका सदस्य बनाया है बेटा पूर्णकालीन, सेबी के सदस्य बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब सेबी के बारे में बात करेंगे। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलेंगे तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। क्लियर है। ये इनकी स्थापना पूछता है बेटा, ध्यान रखना। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। क्लियर है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, एक गैर संवैधानिक रूप से हुई थी। मतलब ये पहले क्या संवैधानिक निकाय नहीं था, है ना, मैं गैर संवैधानिक नहीं बोल रहा हूँ उसको, है ना, ये मतलब ये गैर संवैधानिक निकाय था उस समय, मतलब संविधान के अनुसार नहीं था, ये संवैधानिक निकाय नहीं था, है ना। लेकिन 1992 में इसको संवैधानिक निकाय बना दिया। किसको बेटा? सेबी को। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। उस समय जब स्थापना हुई थी तो गैर संवैधानिक था ये, लेकिन 1992 में एक अधिनियम आया, उस अधिनियम के तहत ये संवैधानिक निकाय इसको बना दिया। ये आपको ध्यान रखना है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये अधिनियम 1992 के तहत काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये अधिनियम 1992 के तहत काम करता है और वित्त मंत्रालय को जवाबदेह होता है। इसको देता बेटा वित्त मंत्रालय को, ये इंपोर्टेंट है कि ना, ध्यान रखना। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, वित्त मंत्रालय को जवाबदेह होता है ना। ये अधिनियम 1992 के तहत काम करता है। अधिनियम 1992 के तहत ही ये संवैधानिक निकाय बनाया गया है ना। वर्तमान में तुहिन कांता पांडे इसके अध्यक्ष है। इसकी स्थापना मेनली जो है ना वो 1988 में हुई थी। भारत के शेयर बाजार जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड और प्रतिभूति बाजार का मुख्य नियामक प्राधिकार है ये। ध्यान रखना बेटा, ये पूरा क्या देखता है? आपके स्टॉक एक्सचेंज देखता है, म्यूचुअल फंड देखता है और भारत के अन्य प्रतिभूति बाजार का क्या होता है, एक मेनली संस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? अभी हाल ही में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है बेटा पुनीत गुप्त को। किसको किया है? पुनीत गुप्त को अभी हाल ही में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इसने किसका स्थान लिया है ये अभी आपको ध्यान रखना है ना। इसने स्थान लिया है मरियम ममेन मैथ्यू का। ठीक है ना। किसका स्थान लिया बेटा? मरियम ममेन मैथ्यू का स्थान लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। किसका स्थान लिया है? मरियम ममेन मैथ्यू का स्थान लिया है पुनीत गुप्त ने, अभी हाल ही में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गूगल डीप माइंड के सीएसओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में बेटा गूगल डीप माइंड के सीएसओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है ना। तो ये किया है बेटा जसजीत सेक्चो को। किसको किया बेटा? जसजीत सेक्चो को जो है ना आपका अभी हाल ही में है ना गूगल डीप माइंड के सीएसओ के पद पर नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ये गूगल डीप माइंड है क्या, है ना? ये गूगल डीप माइंड क्या है? तो ये है बेटा एक जो आपके गेम्स होते हैं ना, गेम्स, है ना, गेम्स डेवलप करती है ये, है ना, डेवलप करने वाली कंपनी है, ध्यान रखना। क्लियर है। जो गेम होते हैं ना, गेमों को डेवलप करती है गूगल डीप माइंड। क्लियर है। गूगल डीप माइंड गेमों को डेवलप करती है। साथ ही बेटा ध्यान रखना ये क्या करेगी, अभी हाल ही में एआई है ना, एआई पर करेगी रिसर्च पॉलिसी जो आपकी है, रिसर्च पॉलिसी जो है आपकी ना उस पर काम करेगी, है ना। क्या करेगी? रिसर्च पॉलिसी पे काम करेगी अब ये, है ना। क्लियर है। ये गेम डेवलप करने वाली कंपनी है और ये एआई रिसर्च पर पॉलिसी पर काम करेगी। क्लियर है। इसका जो है ना आपका काम है बेटा, इसका मुख्य काम क्या होगा? एआई को डेवलप करना। क्या काम होगा बेटा? एआई को डेवलप करना इसका मुख्य काम होगा। क्लियर है। जो आपकी गूगल डीप माइंड जो कंपनी है वो गेम डेवलपमेंट करने वाली कंपनी है। ये एआई रिसर्च पॉलिसी पर काम करेगी और एआई को डेवलप करेगी, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये जो गूगल डीप माइंड कंपनी है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी वो डीप माइंड कंपनी के नाम से हुई थी, है ना। डीप माइंड कंपनी के नाम से इसकी स्थापना हुई थी और ये कंपनी बेटा कहाँ की थी? ब्रिटिश की कंपनी थी। कहाँ की थी? ब्रिटिश की कंपनी थी, आपको ध्यान रखना है। कहाँ कंपनी थी बेटा? ब्रिटिश कंपनी थी। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी बेटा? 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। डीप माइंड के नाम से इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। ये ब्रिटिश कंपनी थी, लेकिन 2014 में इसको अमेरिका ने खरीद लिया। किसने खरीद लिया बेटा? अमेरिका ने खरीद लिया। और अमेरिका किस कंपनी ने खरीदा? गूगल ने खरीदा। किसने? गूगल ने खरीदा बेटा, ध्यान रखना। गूगल ने खरीदा, आपको ध्यान रखना है। किसने खरीदा बेटा? गूगल ने खरीदा इसको। और गूगल ने खरीदने के बाद इसका नाम चेंज कर दिया और गूगल डीप माइंड कर दिया। गूगल डीप माइंड कर दिया। क्लियर है। गूगल डीप माइंड
कर दिया, ये आपको ध्यान रखना। क्या हो गया? थक गए, अभी थकना नहीं है, अभी थकना नहीं है, अभी बहुत दूर जाना है, अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने बोला था ना तुम ये नहीं कर पाओगे, वो अभी तुम्हें करके दिखाना है, थकना नहीं है। समझे बात को? हाल ही में गूगल डीप माइंड के सीएसओ के पद पर कौन नियुक्त हुए? जसजीत सेक्टो हुए। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक ऐप डेवलपमेंट करने वाली कंपनी है, ये एक ऐप डेवलपमेंट करने वाली कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और साथ ही में आपको ये ध्यान रखना है कि अब एआई रिसर्च पर पॉलिसी पर काम करेगी, और साथ ही साथ में बेटा एआई जो आपका है ना, एआई जो आपका है, एआई को डेवलप करेगी। किसको करेगी? एआई को डेवलप करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है बेटा, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है ना बेटा? सबसे पहले तो बेटा ये रिपोर्ट कब आई है ना? 24 मार्च को ये रिपोर्ट आई, 24 मार्च 2026 को ये रिपोर्ट आई, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसमें कुल 143 देश थे। कौन कितने थे बेटा? 143। कुल देशों कितने थे बेटा? 143 देशों की ये है ना, 143 देशों की ये लिस्ट बनी है। क्लियर है? 143 देशों की लिस्ट बनी हुई है। 24 मार्च 2026 को रिपोर्ट आई, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026, तो सॉरी 25, ये रिपोर्ट आई 24 मार्च 2026 को। ये इसमें कुल 143 देशों का आंकड़ा है। क्लियर है? जिसमें अब ये ऑप्शन देख के बताओ सबसे प्रदूषित वाला देश हो कौन सा सकता है? ये तो आप भी दिमाग लगा बता सकते हो भाई, है ना। मुझे मतलब बोलने में यार हंसी आ रही है, लेकिन हो सकता है क्या? पाकिस्तान, है ना। इसका आंसर भी क्या है? पाकिस्तान है। सबसे बड़ा आतंकवाद वाला देश भी पाकिस्तान, बताया था मैंने कल आपके लिए। सबसे बड़ा प्रदूषित वाला देश भी पाकिस्तान। क्लियर है? तो पाकिस्तान, जहां प्रदूषण वाला मामला है तो पाकिस्तान लगा देना, जहां आतंकवाद वाला मामला है तो पाकिस्तान लगा देना। क्लियर है? समझो बात को आप। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे प्रदूषित जो देश है वो कौन सा है? पाकिस्तान है बेटा, ध्यान रखना। पाकिस्तान के पॉइंट कितने हैं बेटा? 67.3, 67.3 पॉइंट के साथ में पाकिस्तान जो आपका है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार, एयर, हवा। क्लियर है? इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा बांग्लादेश है भैया, हमारे एशिया का ये भी बांग्लादेश है। इसके 66.1 पॉइंट है, आपके 66.1 है ना। इसके बाद तीसरे नंबर पे बेटा कजाकिस्तान है, सॉरी तजाकिस्तान है। इसके पॉइंट कितने बेटा? 57.3। इसके बाद चार है, चार आपका है बेटा 53.6। क्लियर है? ये आपकी रैंकिंग है। एक नंबर पे पाकिस्तान, दो नंबर पे बांग्लादेश, तीन नंबर पे तजाकिस्तान, चौथे नंबर पे चार। तो ऐसे प्रकार से ये लिस्ट है, ये पॉइंट है। इसमें यदि भारत के नंबर की बात करें, भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है बेटा? भारत का 6वां स्थान है इस लिस्ट में। भारत का 6वां स्थान है इस लिस्ट में। भारत 6वां सबसे बड़ा प्रदूषित देश है हमारे विश्व के अंदर। क्लियर है? भारत का 6वां स्थान है। भारत के पॉइंट की बात करेंगे बेटा, भारत के पॉइंट कितने हैं? 48.9। कितने हैं? 48.9 भारत के पॉइंट है, और भारत 6वें नंबर पे आपका आता है प्रदूषित में। क्लियर है? दुनिया का सबसे प्रदूषित जो आपका शहर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? शहर की बात करेंगे। ये आप समझो पहले आप। 24 मार्च 2026 को ये रिपोर्ट आई, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025, है ना। इसमें कुल 143 देश शामिल हुए थे। सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान है। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है, तीसरे नंबर पर तजाकिस्तान है, चौथे नंबर पे चार्ट। भारत का स्थान इसमें 6वां है 48.9 पॉइंट के साथ में। वही हम बात करेंगे बेटा आगे की, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर की बात करेंगे ना। क्या बेटा, पहले किसकी बात चल रही थी? देश की बात चल रही थी। अब हम शहर की बात करेंगे। सबसे ज्यादा, विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर की बात करेंगे तो शहर कौन सा है बेटा? लोनी। कौन सा शहर है अपना? लोनी है, और ये यूपी का है, ध्यान रखना। शहर में भारत का नाम आ गया बेटा, शहर में लोनी जो है ना यूपी का है, जो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि लोनी की बात करेंगे बेटा, लोनी का जो एवरेज जो आपका है, क्या बेटा? एवरेज जो आपका है वो है बेटा 2.5 स्तर का, है ना। 2.5 के स्तर का जो आपका है वो है 112.5 म्यू
ना, एम क्यूब है ना, एम क्यूब ये म्यूब है ना, ये म्यूब, तो 112.5 म्यूब एम क्यूब है, ठीक है ना। ये एवरेज स्तर कितना है बेटा, 2.5 है ना, एवरेज स्तर क्या होता है 2.5, पीएम लगाता है, आगे क्या लगता है इसमें, पीएम, पीएम 2.5 ये होता है एवरेज स्तर, है ना, पीएम 2.5। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है, इसमें क्या होता है कि 2.5 माइक्रो, क्या होता है, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से भी छोटे अणु होते हैं, से भी छोटे अणु होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, छोटे अणु होते हैं, क्लियर है। मतलब पीएम 2.5 मतलब होता है 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे अणु होते हैं, जो हवा में आसानी से घुल जाते हैं, बहुत भयंकर तरीके से घुलते हैं, और घुलने के बाद जो है ना, लोगों की नाक के द्वारा, हवा के द्वारा, सांस के द्वारा इतने अंदर तक चले जाते हैं, फेफड़ों को भी इन्फेक्ट कर देते हैं, और ब्लड के अंदर भी मिल जाते हैं, इतने छोटे अणु होते हैं, ठीक है ना। ये 2.5 जो रेशो रखा हुआ है, ध्यान रखना, ये है ना, पीएम 2.5 इसका मतलब होता है 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे अणु जो हवा में आसानी से घुल जाते हैं, और इतनी भयंकर घुलते हैं कि व्यक्ति सांस लेता है तो उसके फेफड़े और ब्लड तक इन्फेक्टेड हो जाता है ना, ये मतलब होता है इसका, क्लियर। लेकिन डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस है, डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस है, इनने स्तर को जो है ना गाइडलाइन बनाई है ना, गाइडलाइन बनाई है, इन्होंने बोला है कि जो है ना, ये गाइडलाइन के अनुसार जो है ना 5 है ना, म्यू 5 म्यू एम जो 3 है आपका है, उतने तक जो है ना स्तर जो है ना आपका नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, इन्होंने नॉर्मल बनाया है इसको, क्या बनाया, नॉर्मल है ये 5 म्यू M3 जो आपका है वो नॉर्मल डब्ल्यूएच ने बताया है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके अनुसार जो है लिस्ट बनती है ना। लेकिन इसकी कितनी है बेटा, 112.5 म्यू M3 है, क्लियर है, ये इतनी है। मतलब यदि हम इसका कंपैरिजन करें बेटा डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट के अनुसार, तो लगभग 22 गुना ज्यादा है ना, 22 गुना ज्यादा जो है रिपोर्ट खराब आई है, 22 गुना ज्यादा रिपोर्ट खराब आई है, क्लियर है, 22 गुना ज्यादा रिपोर्ट खराब आई है, ये आपको ध्यान रखना है, किसकी, लोनी की, है ना। लोनी की हालत बहुत ज्यादा खराब है प्रदूषित मामले में, 112.5 म्यू है, मतलब ये अपनी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट गाइडलाइन के अनुसार देखा जाए तो 22 गुना ज्यादा प्रदूषित है, 22 गुना ज्यादा प्रदूषित शहर है लोनी, और ये यूपी में आता है। यूपी का एक शहर और बेटा लुधियाना, लुधियाना भी बेटा टॉप 10 में है, ध्यान रखना, टॉप 10 प्रदूषित शहर में लुधियाना भी आपका क्या है, टॉप 10 में सबसे प्रदूषित शहर है ना। और आपका दिल्ली भी है, ध्यान रखना, दिल्ली भी आपका है, क्लियर है, दिल्ली भी आपका टॉप 10 में, मतलब कहने का मतलब है टॉप 10 में भारत की 5 शहर हैं सबसे ज्यादा प्रदूषित में, टॉप 10 में 5 शहर हैं, कौन कौन से हैं, एक तो लूनी और गाजियाबाद तो मैं बता ही दिया आपके लिए, एक आपका दिल्ली हो गया, एक आपका हो गया बेटा ये पश्चिम बंगाल का उला, क्या होता है, पश्चिम बंगाल का उला, ये पश्चिम बंगाल का उला हो गया, एक हो गया बेटा वर्नी हाट, क्या होता है, वर्नी हाट, ये आपका असम में आता है, कहाँ आता है बेटा, असम में आता है, तो वर्नी हाट आपका उला, ये सब 5 जो है ना टॉप 10 में है आपके, मतलब इतनी गंदी कंडीशन है प्रदूषित वाले मामले में भारत की। टॉप 10 बड़े बड़े शहर जो आपके हैं जो प्रदूषित वाले मामले में है, उसमें भारत का स्थान की बात करेंगे, भारत का स्थान कौन सा है बेटा, भारत का स्थान जो है ना टॉप टॉप 5 में जो है ना, टॉप 10 में 5 तो भारत के ही है, टॉप तो भारत के ही है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित में है, लेकिन देश की बात करेंगे तो पाकिस्तान, मतलब टॉप 5 में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है अपने भारत के 5, इनमें सबसे ज्यादा जो टॉप पर है वो है लूनी, लोनी, जो भारत का सबसे, विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है ना। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे हैं, हाल ही में ओनली फैंस के मालिक का निधन हुआ है, ये कौन थे, है ना। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बेटा ओनली फैंस क्या है, तो ओनली फैंस बेटा एक क्या है, कंटेंट प्लेटफॉर्म है, क्या है, कंटेंट प्लेटफॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। ओनली फैंस क्या है आपका, एक कंटेंट क्या है आपका, ओनली फैंस एक कंटेंट प्लेटफॉर्म है जो सब्सक्रिप्शन के आधार पर जो है ना कंटेंट बांटता है, सब्सक्रिप्शन के आधार पर कंटेंट बांटता है ना। ये क्या है, कंटेंट प्लेटफॉर्म है, कौन सा बेटा, ओनली फैंस, ठीक है ना। इसको बनाया गया था 2016 में, कब बनाया था, 2016 में, किसने बनाया था बेटा, टिम स्टॉकली ने, टिम स्टॉकली ने इसको बनाया था 2016 में, और 2018 में इसको खरीद लिया, है ना, खरीद लिया, किसने खरीदा बेटा, ये खरीद लिया लियोनिद रेड विस्की,
रेड विस्की ने खरीदा, किसने खरीदा बेटा? लियोनिद रेड विस्की ने खरीद लिया 2018 में, ठीक है ना। 2016 में इसको बनाया गया था, टिम स्टॉकली द्वारा बनाया गया था, 2018 में इसको खरीद लिया लियोनिद रेड विस्की ने। और अभी हाल ही में बेटा यही इन्हीं का निधन हुआ है, लियोनिद रेड विस्की जो इसके मालिक थे। ये कंटेंट प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखना आपको। इसके मालिक जो है ना, इनका 43 साल की इनकी उम्र थी और इनको भयानक कैंसर था और कैंसर के ये ना एक्सपायर होगा, ये खत्म होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो अभी हाल ही में ओनली फैंस के मालिक कौन बेटा? ओनली फैंस के मालिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में भारत की खेल अर्थव्यवस्था का अनुमानित मूल्य कितना है ना। 2025 की जो आपकी है, मतलब 2025 में भारत की खेल अर्थव्यवस्था का अनुमानित मूल्य कितना था? तो इसका आंसर है बेटा 18,664 करोड़ रुपए। इसका अनुमानित क्या था बेटा? खेल अर्थव्यवस्था का अनुमानित मूल्य का, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। 2025 में भारत की खेल अर्थव्यवस्था का अनुमानित मूल्य कितना कितना था? तो 18,624 करोड़ रुपए, क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यदि हम बात करेंगे इसकी रिपोर्ट किसने दी है बेटा? इसकी रिपोर्ट दी है ना WPP, है ना, मीडिया, WPP मीडिया की रिपोर्ट है ना, की रिपोर्ट स्पोर्ट्स नेशन, स्पोर्ट नेशन, क्लियर है। WPP मीडिया की रिपोर्ट है स्पोर्ट नेशन, है ना। किसने दी बेटा? बिल्डिंग अ लेगेसी, किसने दी है बेटा? बिल्डिंग अ लेगेसी। ये एक क्या है? रिपोर्ट जारी करने वाली संस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल सोमानी ने राजस्थान रॉयल्स को लगभग कितने में खरीदा है ना। किसने बेटा? कार्ल सोमानी ने राजस्थान रॉयल्स को कितने में खरीदा है? तो कार्ल सोमानी कौन है बेटा? ये अमेरिका के एक उद्यमी है ना। कौन है बेटा? बिजनेसमैन है ये, है ना। अमेरिका के कौन है? एक उद्यमी है, ध्यान रखना, बिजनेसमैन है कार्ल सोमानी, है ना। इन्होंने राजस्थान रॉयल्स को लगभग कितने में खरीदा है? तो ये खरीदा है बेटा 1.6 अरब डॉलर में, या हम बोल सकते हैं 1.63 बिलियन डॉलर। क्या बोल सकते हैं? 1.63 बिलियन डॉलर या अरब डॉलर। यदि हम करोड़ में देखेंगे बेटा तो 16,290 करोड़ रुपए। कितने में खरीदा बेटा? 16,290 करोड़ में खरीदा है कार्ल सोमानी ने। किसने? कार्ल सोमानी ने खरीद लिया राजस्थान रॉयल्स को, है ना, 16,290 करोड़ रुपए में, या हम बोल सकते हैं 1.6 बिलियन डॉलर या अरब डॉलर, है ना, इतने में खरीदा है, ठीक है ना। इसके वर्तमान में बेटा, इसके वर्तमान में मालिक कौन है ना। वर्तमान में मालिक कौन है इसके? वर्तमान में मालिक है बेटा मनोज बदले। कौन है? मनोज बदले इसके वर्तमान में कौन है? इसके मालिक हैं राजस्थान रॉयल्स के, और कार्ल सोमानी ने इसको खरीद लिया है। लेकिन ये इसका मालिकाना हक कब लेंगे? 2026 का जो सीजन है आपका ना, 2026 का जो सीजन है उसके बाद इसका मालिकाना हक लेंगे। 2026 तक मनोज बदले ही इसके मालिक रहेंगे, है ना। 2026 के बाद इसको ये इनके हैंडओवर कर देंगे कार्ल सोमानी के, मनोज बदले, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। 2026 के बाद जो है आपका कार्ल सोमानी जो आपके हैं वो इसको ले लेंगे, इसके हाथ में, कार्ल सोमानी के हाथ में मनोज बदले से 2026 के बाद, ये सीजन निकलने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किरण मणि को एशिया प्रांत क्षेत्र के लिए किस कंपनी का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? अभी हाल ही में किरण मणि को एशिया प्रांत क्षेत्र में, है ना, किस कंपनी का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है बेटा? तो ओपन एआई का। आंसर क्या है इसका? ओपन एआई कंपनी का प्रबंधक निदेशक बनाया है किरण मणि को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना 2026 के तहत संशोधन किया गया है। इसमें ना संशोधन करने के बाद मासिक वजीफा कितना मिलेगा बच्चों के लिए, है ना, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो पीएम इंटर्नशिप योजना 2026 के तहत वजीफा में इजाफा किया है संशोधन करके, है ना, इजाफा किया गया है संशोधन करके। तो अब कितना मिलेगा? तो वो मिलेगा बेटा 9,000 रुपए हर महीने मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। हर महीने मिलेगा 9,000 रुपए, हर महीने मिलेगा मासिक वजीफा बच्चों के लिए इंटर्नशिप में
ये 2026 के संशोधन के बताया। पहले कितना मिलता था बेटा? पहले मिलता था 5,000 रुपए, पहले मिलता था 5,000 रुपए, अब मिलेगा 9,000 रुपए इंटरशिप। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे आज 26 मार्च 2026 के करंट अफेयर के, और ये सभी इंपोर्टेंट मुझे लगे, मैं लेके आया हूँ। और क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से बनते हैं, है ना, क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।